दोस्तों, कभी भारतीय 34 करोड़ हुआ करते थे, आज 140 करोड़ हो गए। कभी 90 रुपए में 10 ग्राम सोना खरीद लिया करते थे, आज इतने में नकली गहने भी नहीं मिलेंगे। कभी 27 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल भरवा लिया करते थे, लेकिन आज 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि हम कितना बदल गए हैं। ये बदलाव 1947 से 2024 तक आया है। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका अगर कोई सजेशन हो इस वीडियो को लेकर तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, रेलवे एंड रोड्स। दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को हमारे देश में पहली ट्रेन चली थी, जिसने मुंबई से थाने के बीच 33.6 किलोमीटर का सफर तय किया था। उसके बाद लगातार रेलवे की पटरियां बिछती गईं और रेलवे लोगों की लाइफलाइन बन गई। रेलवे तो लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज भी करोड़ों यात्री रोज अपनी मंजिल तक इसी से पहुंचते हैं। 1950 में ट्रेन से साल भर में 128 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर किया करते थे, लेकिन अब इसकी संख्या 3.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। बात अगर रेलवे की कमाई की करें तो 1950 में रेलवे को यात्रियों से 98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था, जो 2021-22 में 39,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। हालांकि 2019-20 में रेवेन्यू 50,000 करोड़ से ज्यादा था। इतना ही नहीं, 1951 में रेलवे का हर 1 किलोमीटर पर 1.5 पैसा का किराया वसूल करती थी, लेकिन अब हर किलोमीटर पर 66 पैसे से ज्यादा किराया लगता है। बात करें रोड्स की तो 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 21,378 किलोमीटर थी, जो अब 1.4 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 62 लाख किलोमीटर है। यात्री यातायात का लगभग 87% और माल यातायात का 60% योगदान रोड ट्रांसपोर्ट से ही होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क नेटवर्क एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लगभग 40% सड़क यातायात कैरी करता है। नंबर 9, पॉपुलेशन। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई थी। उस वक्त हमारी आबादी लगभग 36 करोड़ थी। भारत के पास डाइवर्स कल्चर साझा करने वाले 1 अरब से अधिक लोग द्वारा रिजर्व एक समृद्ध विरासत है। उम्मीद है कि भारत 2024 में जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो भारत की जनसंख्या पूरी 21वीं सदी में टॉप पर रहेगी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने 4 गुना वृद्धि का एक्सपीरियंस किया है, जो कि आज 1.34 बिलियन तक पहुंच गया। भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष 15 मिलियन की दर से बढ़ रही है और यह दुनिया में सबसे अधिक वृद्धि दर है। जहां चीन की जनसंख्या 1.4 अरब से ज्यादा है, इसके बाद नाइजीरिया और अमेरिका का स्थान है। भारत की वर्तमान फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 2.3 जन्म है और पिछले 2 दशक से स्थिर बनी हुई है। इस दर से 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.8 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। किसी और चीज में भारत आगे निकले या ना निकले, लेकिन किसी भी स्थिति में भारत को दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 8, रिलीजन्स। भारत के 6 सबसे बड़े धार्मिक समूह विभाजन के बाद से रिलेटिवली स्टेबल बने हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो मुसलमानों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी और हिंदुओं की हिस्सेदारी में गिरावट में हुआ है। 1951 और 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 4.4% बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि हिंदू 4.3% घटकर 79.8% हो गए हैं। 1951 के बाद से प्रत्येक जनगणना में ईसाई भारत की आबादी का 2 से 3% के बीच रहे हैं। हालांकि ऐसी चिंताएं हैं कि ईसाइयों की गिनती कम हो सकती है, लेकिन इस तरह की कमी गिनती की सीमा निर्धारित करना मुश्किल है। 3% भारतीय जो हिंदू धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों को मानते हैं, आजादी के बाद के दशकों में लाखों करोड़ों लोग का रिप्रेजेंटेशन करने लगे हैं। सिख भारत का चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। 1951 में 7 मिलियन यानी 70 लाख फॉलोअर से बढ़कर 2011 में लगभग 21 मिलियन यानी कि 2.1 करोड़ हो गए हैं, जबकि यह हिस्सा भारत की आबादी का 2% से कम है। बौद्ध और जैन एक समान पैटर्न दिखाते हैं। पिछले कुछ दशकों में उनकी संख्या 2 गुनी या 3 गुनी हुई है, जबकि उनकी हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है। दोनों ही भारत की जनसंख्या में 1% से कम की हिस्सेदारी रखते हैं। नंबर 7, इंटरनेट 2G 3G।
आजादी के बाद से भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक लंबा सफर तय किया है। शुरुआती वर्षों में आईटी मुख्य रूप से गवर्नमेंट यूज और शिक्षा पर केंद्रित था। हालांकि 1980 और 1990 के दशक में आईटी बुनियादी ढांचे पर सरकार के फोकस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उदय के कारण आईटी क्षेत्र तेजी से बढ़ने लगी थी। आज भारत दुनिया के लीडिंग आईटी डेस्टिनेशन में से एक है। भारतीय आईटी क्षेत्र लगभग 200 अरब डॉलर यानी कि 16 लाख करोड़ से ज्यादा है और यह 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। दोस्तों, आईटी का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसने नौकरियां पैदा की हैं, निर्यात को बढ़ाया है और लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। आईटी ने भारत को दुनिया से और अधिक जोड़ा है और इसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में भी मदद की है। नंबर 6, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। दोस्तों, कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आजादी से अब तक हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आजादी के समय देश में केवल 30 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 700 से ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी संख्या 41,000 से ज्यादा हो गई है। डॉक्टरों की संख्या भी 13 लाख को पार कर चुकी है। नंबर 5, पॉवर्टी। दोस्तों, अनुमान के मुताबिक आजादी के वक्त देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80% था। हमारे देश में 1956 के बाद से पॉवर्टी नंबर्स का हिसाब किताब रखा जाने लगा। BS मिन्हास कमीशन ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 1956-57 में देश के 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के सबसे ताजा आंकड़े 2011 के हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक देश के 27 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। यानी उस समय तक देश के 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती थी। तो क्या आप लोग जानते हैं गरीब कौन है? इसकी डेफिनेशन भी सरकार ने तय कर रखी है। इसके मुताबिक अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 1000 रुपए से ज्यादा कमा रहा है और गाँव में रहने वाले व्यक्ति की हर महीने की कमाई 816 से ज्यादा है, तो वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। नंबर 4, चिल्ड्रेन इन अ फैमिली। हाल के दशकों में भारत की फर्टिलिटी रेट में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। आज एवरेज भारतीय महिला के अपने जीवन काल में 2 बच्चे पैदा करने की उम्मीद है। फर्टिलिटी रेट 1.6, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई इकोनॉमिकली एडवांस्ड देशों की दर से अधिक है, लेकिन 1992 में 3.4 और 1950 में 5.9 की तुलना में बहुत ही कम है। देश के प्रत्येक धार्मिक समूह की फर्टिलिटी में गिरावट देखी गई है, जिसमें मल्टीट्यूडनस हिंदू आबादी और मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन माइनॉरिटी समूह शामिल हैं। जैसे भारतीय मुसलमानों में कुल फर्टिलिटी रेट में ड्रामेटिकली गिरावट आई है, जो 1992 में प्रति महिला 4.4 बच्चों से बढ़कर 2015 में 2.6 बच्चे हो गए हैं। यह सबसे हालिया वर्ष है जिसके लिए भारत के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस धार्मिक डेटा में उपलब्ध है। नंबर 3, करेंसी। दोस्तों, अमेरिका कई दशकों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका की करेंसी डॉलर की भी पूरी दुनिया में दादागिरी चलती है। हालांकि हमेशा ऐसा स्थिति नहीं था। एक समय था जब अपना रुपया भी डॉलर को टक्कर देता था, लेकिन बाद में स्थितियां बदलती चली गई और आज के टाइम पे भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। आखिर क्यों आजादी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर होता गया? गौर से देखा जाए दोस्तों, तो इसके पीछे 5 प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। सबसे पहले डेसिमलाइजेशन ने रुपये की वैल्यू को गिरा दिया गया और ये काम हुआ 1957 में, जब 1 रुपए को 100 पैसों में बांटा गया। उसके बाद 1966 के आर्थिक संकट ने रुपए की वैल्यू को 57% गिरा दी। 1991 के आर्थिक संकट ने अगला बड़ा योगदान दिया। इसके चलते रुपए की वैल्यू और भी घट गई। 1991 के आर्थिक संकट ने और लिबरलाइजेशन के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत -35% नीचे चला गया। फिर साल 2013 में रुपए की बहुत ही बड़ी गिरावट हुई। उस टाइम कई उभरती मुद्राएं डिवैल्यूएशन के शिकार हुए। अंत में 2016 के नोटबंदी ने भी रुपए की कीमत को गिराई। नंबर 2, मिलिट्री। 26 जनवरी 1950 में
में देश के रिपब्लिक डे की घोषणा से 2 साल 4 महीने पहले ही 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। आजादी ने हमें बंटवारे का जख्म दिया और भारत के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से पाकिस्तान बना। नवजात पाकिस्तान ने ठीक से पैर जमाना भी नहीं सीखा था, लेकिन कश्मीर पर हमला कर दिया। और ये बात अलग है कि हमले की बात उसने कभी मानी नहीं और आज भी यह कहता है कि हमलावर ट्राइबल थे। खैर, भारतीय सेना ने उस हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुनिया जानती है कि परिणाम क्या हुआ। भारतीय मिलिट्री की ताकत का अंदाजा आप इस बात पे लगा सकते हैं कि जब हमारे पास इतनी अच्छी मिलिट्री हथियार नहीं हुआ करती थी और कुछ अच्छा ट्रांसपोर्ट सर्विस भी नहीं हुआ करती थी, उस वक्त मिलिट्री के बंदूक के आगे चाकू लगा हुआ होता था और कोई भी सर्विस पहुंचने से पहले 1-2 दिन का समय लगता था। लेकिन देश की तरक्की के साथ ही साथ हमारे देश की मिलिट्री ने भी काफी तरक्की की है। आज हमारे देश के पास ऐसे ऐसे हथियार है जो हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं, जैसे कि AK-203। AK सीरीज में AK-47 सबसे बुनियादी मॉडल है और AK-203 सबसे नवीनतम और जटिल हथियार है जो भारतीय सेना के पास है। पिस्टल ऑटो 9mm1A लोकप्रिय बंदूक है जो भारतीय सेना में जमकर यूज किया जाता है और यह हथियार अधिकारियों के लिए बेहद ही अहम है। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना में ऐसे बहुत सारे अलग अलग हथियार हैं। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, GDP। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति क्या है उससे जानने का पैमाना है GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज जब भारत आए थे तब दुनिया की GDP में भारत का GDP 22% से भी ज्यादा थी, लेकिन जब वो छोड़ कर गए तो हिस्सेदारी घटकर 3% पे आ गई। आजादी के बाद से हमारी GDP 50 गुना से ज्यादा बढ़ी है। 1950 से 51 में हमारी GDP 4.96 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2022-23 में 157 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। दोस्तों, आपको तो ये याद ही होगा कि एक वक्त था जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और इसका कारण यह था कि हमारे देश में हर एक घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनिया भर में सोना हमारे भारतीय घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन जब हम आजाद हुए थे तो 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपए के लगभग थी। यानी कि अगर देखा जाए कि हमारे आजादी के वक्त में जितने पैसे से हम 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, उतने पैसे से आज हम 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।